नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। जलीय कृषि में रोगाणु नाशक प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस चिंता का कारण बन रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर लोगों की ऋणों तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए तैयार हैं। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद नवाचार और छोटी कृषि मशीनरी के लिए खुदरा वित्त की उपलब्धता जरूरी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को वर्ष 2022 से आगे 3 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी। विद्युत सचिव ने देश के ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग की स्थिति की समीक्षा की। असम और मेघालय ने आपसी सीमा विवाद के समाधान को लेकर समितियों की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक कृषि से संबंधित है। जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणु नाशक प्रतिरोध चिंता का कारण बन रहा है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक गंभीर मुद्दे पर राज्य सरकारों को सूचित किया है। ये मुद्दा जलीय कृषि और पशुधन क्षेत्रों में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग और अति उपयोग के प्रभाव से संबंधित है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एक रोग निवारक दवा जैसे कि एंटीबायोटिक्स या एंटी मलेरियल इनके प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी कि इन दवाइयों का इन पर कोई असर नहीं होता है। इसकी वजह से मानक उपचार प्रणाली प्रभाव नहीं डाल पाती है, साथ ही संक्रमण बना रहता है जो कि दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। इन चिंताओं में रेखांकित की गई प्रमुख चिंताएं हैं। जलीय कृषि करने वाले किसानों को बड़ी मात्रा में रोगाणुरोधी बेचे जाते हैं, विशेष रूप से झींगा पालन करने वाले किसानों को। इससे एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा प्रकट हो गया है। इसके अलावा निर्यात संबंधी मुद्दे भी मौजूद हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक पाए जाने के कारण भारत से झींगों की खेप को अस्वीकार करने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि मवेशियों का उपचार ज्यादातर अनुभवहीन चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। उनके पास बहुत कम या कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होता है। इसकी वजह से एंटीबायोटिक दवाओं का बार बार दुरुपयोग होता है। भारत ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर नियंत्रण करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि एएमआर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 2012, एएमआर सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क 2013, एंटीबायोटिक्स पर रेड लाइन अभियान 2016 और एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एएमआर पर एक विश्लेषण किया था। इसके मुताबिक एएमआर विश्व भर में अनुमानित 1.27 मिलियन मौतों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। वर्ष 2019 में एएमआर से अनुमानित 4.95 मिलियन मौतें दर्ज की गई थी। एएमआर वर्तमान में विश्व भर में होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण बन गया है। एएमआर से होने वाली मौतें एचआईवी या एड्स और मलेरिया से होने वाली मौतों से भी ज्यादा हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें तो बैक्टीरिया विकास और प्रजनन करते हैं। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक लेने पर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और आपको बेहतर महसूस होने लगता है। लेकिन संयोगवश कोई बैक्टीरिया म्यूटेट हो जाता है तो उस पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि एंटीबायोटिक अब भी मौजूद रहता है। 1 सप्ताह के बाद सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। और म्यूटेट करने वाला बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की मौजूदगी में भी विकास और प्रजनन कर सकता है। ऐसे में म्यूटेट न करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो चुके होते हैं। प्रतिरोधी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अकाउंट एग्रीगेटर लोगों की ऋणों तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए तैयार हैं। भारत ने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को लागू किया है। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का पूरक है। ये नेटवर्क व्यक्तिगत और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सूक्ष्म वित्त तक आसान पहुंच बनाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अकाउंट एग्रीगेटर एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये अपने ग्राहक से संबंधित वित्तीय जानकारी एकत्र करने की सेवा प्रदान करने का व्यवसाय करती है। ये ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति की सहमति के बाद उसके वित्तीय रिकॉर्ड को वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करती है। इस तरह से उस व्यक्ति को छोटी राशि का औपचारिक ऋण उपलब्ध करवाने में मदद करती है। इस ऋण प्रणाली के 3 घटक हैं: वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता, वित्तीय सूचना प्रदाता और अकाउंट एग्रीगेटर। एग्रीगेटर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ये एफआईपीज यानी वित्तीय सूचना प्रदाता से जानकारी एकत्र करता है। एफआईपी उपयोगकर्ता के वित्तीय डेटा को बैंकों की तरह
तरह रखता है और इसे FIUs के साथ साझा करता है, जैसा कि ऋण देने वाली एजेंसियां करती हैं। इन अकाउंट एग्रीगेटर का लाभ ये होता है कि ये भौतिक जमानत की बजाय सूचना रूपी जमानत पर आधारित हैं। ये एक सुव्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से किफायती ऋण तक पहुँच को आसान बनाएगा। ये ऋणों की लेन देन लागत और उन्हें स्वीकार करने में लगने वाले समय को कम करेगा। ये बैंकों के लिए कम आकार के ऋणों को अधिक व्यवहार्य बनाएगा। ये व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार ऋण और अधिक नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत करेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। ये बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करता है। इसमें प्रत्येक परिवार वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगली खबर भी कृषि से संबंधित है। कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद नवाचार और छोटी कृषि मशीनरी के लिए खुदरा वित्त की उपलब्धता जरूरी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कृषि मशीनीकरण के प्रसार में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। ये वर्तमान में अनुमानित 40 से 45% के स्तर पर है, लेकिन ये अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं और ब्रिक्स देशों की तुलना में बेहद कम है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 95%, ब्राजील में 75% और चीन में 48% मशीनीकरण हुआ है। उल्लेखनीय है कि इसमें अन्य मशीनों का उपयोग बहुत कम और ट्रैक्टरों का अधिक प्रयोग हो रहा है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार कृषि मशीनीकरण से कृषि उत्पादकता को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इनपुट लागत को 20% तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा ये कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को भी कम करता है। इससे कृषि श्रम करना बहुत ही आसान हो जाता है। और आइए अब आपको बताते हैं कृषि में मशीनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनके बारे में। छोटे किसानों के लिए उपयुक्त भारत के अनुकूल और सस्ती छोटी कृषि मशीनरी प्रदान करने के लिए उत्पाद नवाचार को अपनाया जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि भारत में लगभग 70% किसान छोटे और सीमांत हैं। छोटे और सीमांत किसानों को खुदरा ऋण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे छोटी कृषि मशीनरी की खरीद कर सकें, न कि ट्रैक्टर की। ये ऋण नाबार्ड द्वारा बैंकों को दिए गए विशेष लक्ष्यों के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। ट्रैक्टर के अलावा अन्य छोटे कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मशीनीकरण तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन संचालित कर रही है। ये उन क्षेत्रों में भी आरंभ किया जा रहा है जहां खेतों में बिजली की उपलब्धता बेहद कम है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को वर्ष 2022 से आगे 3 वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया था। प्रारंभ में इसका कार्यकाल 31 मार्च 1997 तक ही निर्धारित किया गया था। इसके बाद अधिनियम की वैधता को वर्ष 2004 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि वर्ष 2004 के बाद NCSK के कार्यकाल को समय समय पर संकल्पों के माध्यम से बढ़ाया गया है। ऐसा NCSK को एक गैर सांविधिक निकाय मानकर किया गया है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2022 तक है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की भूमिका की बात करें तो ये सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करता है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करता है। इसके कार्यकाल के विस्तार का काफी महत्व होगा क्योंकि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से उनके पिछड़ेपन को अभी भी दूर नहीं किया जा सका है। सीवर या सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण मैनुअल सफाई का कार्य अब भी उनके जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन बना हुआ है। इस तरह से NCSK देश में सीवर या सेप्टिक टैंकों की सफाई के पूर्ण मशीनीकरण और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना जारी रखेगा। हाथ से मैला ढोना यानी कि शुष्क शौचालयों और सीवरों से किसी भी प्रकार से मानव मल की सफाई, निपटान या प्रबंधन करने की प्रथा है। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में 1,82,505 परिवारों की पहचान की गई थी जिनका प्राथमिक व्यवसाय हाथ से मैला ढोना था। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। विद्युत सचिव ने देश के ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग की स्थिति की समीक्षा की। विद्युत सचिव ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन के लिए संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस मिशन को समर्थ के नाम से जाना जाता है। पिछले वर्ष विद्युत मंत्रालय ने देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए ये अनिवार्य कर दिया था
कि वे बायोमास को फायरिंग के स्तर को मौजूदा 5% से बढ़ाकर अपने उच्चतम स्तर तक करेंगे। इसका उद्देश्य ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन को बहुत कम करना था। बायोमास को फायरिंग से मतलब है उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में आंशिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोमास को मिश्रित करना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन के मुताबिक वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष लगभग 750 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास उपलब्ध है। इससे पराली दहन की गतिविधियों में भी कमी आने की उम्मीद है। कोयला बॉयलरों में बायोमास को फायरिंग करने के लिए 3 अलग अलग पद्धतियां हैं। एक है प्रत्यक्ष को फायरिंग, इसमें बायोमास और कोयले का एक ही भट्टी में दहन किया जाता है। दूसरी है अप्रत्यक्ष को फायरिंग। इस पद्धति में बायोमास गैसीफायर का उपयोग करके ठोस बायोमास को एक स्वच्छ ईंधन गैस में परिवर्तित किया जाता है। गैस का दहन उसी भट्टी में किया जा सकता है जिसमें कोयले का दहन किया जाता है। और तीसरी है समानांतर को फायरिंग। इसमें पारंपरिक बॉयलर के अलावा एक पूरी तरह से अलग बायोमास बॉयलर स्थापित करना भी संभव है। अगली खबर आंतरिक सुरक्षा और सीमा विवाद से संबंधित है। असम और मेघालय ने आपसी सीमा विवाद के समाधान को लेकर समितियों की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की है। सीमा विवाद समाधान को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पिछले 1 वर्ष से विचार विमर्श चल रहा है। समिति की सिफारिश के अनुसार पहले चरण में 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 का समाधान किया जाएगा। हाल ही में क्षेत्रीय समितियों ने इन 6 क्षेत्रों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोनों राज्य अब केंद्र को एक साझा रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों ने समितियों की सिफारिशों पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है। असम और मेघालय सीमा विवाद को आप मानचित्र के जरिए देखें तो असम और मेघालय 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। मौजूदा समय में उनकी सीमाओं पर 12 स्थानों पर विवाद जारी है। मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत असम से अलग किया गया था। बाद में मेघालय ने इस कानून को चुनौती दी थी, जिससे विवाद पैदा हुआ था। असम और अन्य सीमा विवाद इसलिए है क्योंकि अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य असम से अलग होकर बने हैं। इस वजह से असम का कई राज्यों के साथ सीमा विवाद है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ असम का सीमा विवाद उच्चतम न्यायालय में लंबित है। मेघालय और मिजोरम के साथ असम का सीमा विवाद फिलहाल वार्ता के जरिए समाधान के चरण में है। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पिछले वर्ष हिंसक हो गया था। इसके कारण केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा था। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष यानी I4F। भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने I4F के तहत $5.5 की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। I4F भारत और इजराइल के बीच एक सहयोग है। ये सहयोग भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने और समर्थन देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सहमत फोकस क्षेत्रकों में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है। इससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली अभिनव प्रौद्योगिकियों का एक समान विकास और व्यवसायीकरण होगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई के डिजिटल भुगतान सूचकांक में 39.64% की वृद्धि हुई है। ये मार्च 2021 में 270 था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 304.06 हो गया था। और आइए अब आपको बताते हैं डिजिटल भुगतान सूचकांक के बारे में। आरबीआई के डिजिटल भुगतान सूचकांक में 5 व्यापक मानदंड शामिल हैं, जिसमें भुगतान सक्षमकर्ता का भारांश 25% है, भुगतान अवसंरचना के मांग पक्ष कारक का भारांश 10% है और भुगतान अवसंरचना के आपूर्ति पक्ष कारक का भारांश 15% है। वहीं भुगतान प्रदर्शन को 45% और उपभोक्ता केंद्रीयता को 5% भारांश दिया गया है। ये मापन करता है कि देश में डिजिटल भुगतान को कितना अपनाया जा रहा है और उसका कितना प्रसार हो रहा है। इसकी आधार अवधि मार्च 2018 निर्धारित की गई है, यानी कि मार्च 2018 के लिए DPI स्कोर 100 निर्धारित किया गया है। नई अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। इससे पहले भारत सरकार ने अपने निर्णय में कहा था कि केवल सौर उत्पादों और ALMM पर कंपनियों को ही सरकार समर्थित परियोजनाओं के लिए पात्र माना जाएगा। अब ओपन एक्सेस और नेट मीटरिंग परियोजनाओं को शामिल करने के लिए ALMM के दायरे का विस्तार किया गया है। नई लिस्ट 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। इसका उद्देश्य सौर आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। चीन पर निर्भरता के कारण घरेलू सौर उद्योग लंबे समय से संकट में है।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ). प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ की टीम को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वर्ष 2006 में किया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के विरुद्ध विशेष प्रतिक्रिया करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की 15 बटालियन शामिल हैं। इन सभी बटालियनों को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित एवं तैयार किया जाता है। नॉन फंजिबल टोकन्स यानी गैर प्रतिमोच्य टोकन (एनएफटी) ये डिजिटल विश्व में एक तरह की परिसंपत्तियां हैं। इन्हें किसी भी अन्य संपत्ति की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन इनका अपना कोई मूर्त रूप नहीं है। एनएफटी विशेष प्रकार के क्रिप्टोग्राफिक टोकन होते हैं। ये एक ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं, जिनकी प्रतिलिपि बनाना संभव नहीं है। डिजिटल टोकन को आभासी या भौतिक संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण पत्र के रूप में माना जा सकता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी कि परिप्रशांत मेखला के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की विशेषता यहाँ सक्रिय ज्वालामुखियों की उपस्थिति और लगातार भूकंपीय गतिविधियों का होना है। यहाँ विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ विश्व के करीब 90% भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में विवर्तनिक प्लेटें सबडक्शन जोन निर्मित करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। जैसे ही ये सबडक्शन होता है, चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और ये ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण भी बनता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरिडा). सरकार ने इरिडा में 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। इरिडा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इरिडा का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा या विद्युत उत्पादित करने वाली योजनाओं एवं परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। साथ ही कुशल उपयोग के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 2015 में इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान। 20 जनवरी को खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि है। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के एक पख्तून या पठान थे। इस क्षेत्र को अब खैबर पख्तूनवा कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के व्यक्तित्व से हमें नम्रता, ईमानदारी, साहस और अहिंसा सीखने को मिलती है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन स्थापित किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। इन्हें सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो इसीलिए अपनों का और अपना विशेष ख्याल रखें। इसी अपील के साथ विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।